Talk about conductors, we'll talk about free and bound charges, we'll talk about insulators, dielectrics, and then we'll end with capacitors. Okay, so what we will do is that our first talk will be about conductors. Okay, our first talk will be about conductors, and this talk will be conductors and in electrostatic state. Okay, because we are still in the chapter of electrostatics. Electrostatic state मतलब हमारे यहाँ पे अभी भी कोई करंट की बात नहीं होगी इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट में कंडक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। ये जो भी चीज मैं आपको लिखा रहा हूँ इनके ऊपर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस ऑन अंडरस्टैंडिंग आता है। समझिए पहले चीज को, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल मतलब जैसे पानी ऊपर चढ़ा हुआ है, और कोई लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल मतलब नीचे की तरफ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडीज है, सारे पॉइंट्स ही लिखाऊंगा आपको यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे फ्लो ऑफ चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। इसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या है, ये है हमारे फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। हमेशा फ्लो ऑफ चार्जेस होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आप खुद ही मुझे आंसर करो, क्या ये फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअस रहेगा? आप खुद ही बोलो, सोचो, क्या ये फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूअस रहेगा? ये रुकेगा कब? पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जा रहा है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस रुकेगा कब? अरे बेटा, फ्लो ऑफ चार्जेस हैपन फ्रॉम हियर टू हियर until an equilibrium is reached. अगर इन दोनों को मैं एक कर दूं पोटेंशियल, तब जाएगा क्या? चार्ज cannot flow from lower to higher, that is one, and the charge flows from higher to lower unless and until the potential on both the sides is equal. आप एक एक्वेरियम की पानी दूसरे एक्वेरियम में खाली कर रहे हो, कैसे? मुंह से सक करके निकाल दिए। उसके बाद क्या होना पड़ेगा? दोनों के ऊपर जब प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी का जाना रुक जाएगा। एक टाइम के बाद पानी, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। यस सर, समझ में आ रहा है कि सर। अगर लोअर पोटेंशियल चार्जेस मिलते मिलते धीरे धीरे लोअर पोटेंशियल की अगर पोटेंशियल बढ़नी शुरू हो गई तो उसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छा, फ्लो ऑफ चार्जेस happens from higher potential to lower potential, so we'll write here till an equilibrium is reached, till an equilibrium is reached. And what is the definition of that equilibrium? That potential becomes same, PD is equal to 0, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, पोटेंशियल इज सेम। अब आपका प्लग पॉइंट घर पे कितना दिखाता है? 240 वोल्ट्स। आपका टेलीविजन 0 पे है, इसलिए आपके टेलीविजन तक पोटेंशियल आ रहा है। अगर आपका टेलीविजन भी 240 वोल्ट्स में रहेगा और प्लग पॉइंट भी 240 वोल्ट्स में रहेगा, नो फ्लो विल हैपन। एक कॉमन सेंस सोच लो ना, तुम्हारा मोबाइल डिस्चार्ज है, तुम उसे पावर बैंक में कनेक्ट करते हो, पावर बैंक हायर पोटेंशियल में है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे मोबाइल में चार्जेस फ्लो करती है। अगर तुम्हारा मोबाइल ज्यादा रहेगा और पावर बैंक कम रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, यू विल बी चार्जिंग योर पावर बैंक नॉट योर मोबाइल, बट दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज वी गिव अ वन डायरेक्शनल डायोड एक लगा के रखते हैं। इसीलिए कभी भी कम चार्ज वाले मोबाइल को अगर आप पावर बैंक में लगाओगे, या मान लो पावर बैंक का चार्ज कम है, मोबाइल का चार्ज ज्यादा है, तो क्या होगा? पावर बैंक चार्ज हो जाना चाहिए ना, पर वहां पे हम नो एंट्री लगा के रखते हैं, डायोड लगा रहता है, इसलिए हमेशा वन डायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। ये मन लगाओ थोड़ा सा, तब समझ में आएगा ना। मान लो ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर सम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड, if you as a person, if you as a person, you move away from electric field, you move away from, or move away, say move away in direction of electric field, direction of electric field, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं देन क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, आई मीन जितने दूर हम जाएंगे पोटेंशियल घटता जाएगा। दिस इज वेरी वेल नोन, इन्फिनिटी चले जाते जाते जीरो हो जाएगा, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। अगर आप इन्फिनिटी तक चले गए तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो एज यू आर मूविंग अवे पोटेंशियल डिक्रीजेस। इससे हमें फिर एक और चीज पता चलता है कि अगर हायर पोटेंशियल पे कोई चीज है और लोअर पोटेंशियल पे एक लेवल डिफाइंड है, हायर एंड लोअर, देन
हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हुई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, Yes, sir. अच्छा चलो, ये दोनों में एक जोल्ट नहीं देने तक तो सेंसेस ही नहीं आते सर, सोए रहो फिर। अच्छा आ जाओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, व्हाइट से दिखा है तो यहाँ भी व्हाइट से ही दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है Q वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। Yes, sir. नेगेटिव चार्ज जो है -Q वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर की तरफ जाता है। ये हमारा कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइए Yes, sir. अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैसा रहेगा। मान लीजिए हमारे पास हायर पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। नाउ व्हाट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं। जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस जैसे प्रोटॉन्स हो गए हमारे, आर बाउंड चार्जेस, ये बंधे रहते हैं। पॉजिटिव चार्जेस आर बाउंड चार्जेस, ओके। ये कभी भी मूव नहीं करते हैं। क्या लिखूं यहाँ पे, डू नॉट मूव, ये कभी मूव नहीं करते हैं। तो फिर सर आप ये सब क्यों कह रहे हो, क्योंकि चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम वन टू द अदर, क्योंकि एक और भाई है हमारा, ठीक है, और वो Negative. इलेक्ट्रॉन्स करते हैं हमारे। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है ना। ये है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। ऐसा Yes. क्यों मूव करता है, टू रिड्यूस द हाई पोटेंशियल, यानी हाई पोटेंशियल की तरफ कैसा हायर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा जाके क्या करता है, उस पोटेंशियल को कम करना शुरू कर देता है, ठीक है। Yes, sir. और इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हमारा पैदा होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रिक करंट पैदा, No. ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तब तक करेगा, फ्लोज टिल देयर इज अ पीडी, टिल देयर इज अ पीडी between ends of a wire, between ends of a wire। आपको वायर के एंड्स में एक पीडी रखना होगा कंटिन्यूअस। जैसे पीडी खत्म होके पी बराबर हो जाएगा, ये रुक जाएगा, स्टॉप्स व्हेन पीडी इज इक्वल टू 0। पीडी अगर 0 हो गया तो ये स्टॉप कर जाएगा। जी सर। समझ में आया। आइए इस चीज को देखते हैं दोबारा क्लास 10 के नजरिए से। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टर है, ये क्लास 10 का एक सर्किट बनाते हैं, और यहाँ हमने एक सेल रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 10 में आता था, ये प्लस और माइनस में हायर पोटेंशियल कौन है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। देखो लोअर पोटेंशियल कौन है, लोअर पोटेंशियल इज द स्मॉल साइड। तो आपकी इलेक्ट्रॉन कैसे जाती है सर, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल। ये हमारी इलेक्ट्रॉन मूव करनी शुरू हुई, ये इलेक्ट्रॉन मूव करी, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके आ गया पॉजिटिव की साइड में। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यस सर। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वो था इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन। क्लियर हुआ ये? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स मूव, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कब तक मूव करेंगे बेटा, तो हम कहेंगे सर जब तक मूव कराना चाहोगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स विल कीप ऑन मूविंग। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा है
टू रिड्यूस द हाई पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाते जाते, सोचो बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे जा रहे हायर पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा, हायर पोटेंशियल नीचे आ जाएगा, अभी नीचे आ गया, और नीचे आके जब बराबर हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा और नहीं जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको क्या चाहिए, आपको कंटिन्यूअस करंट चाहिए। किस में चाहिए? वायर में चाहिए। अगर आपको वायर चाहिए तो आप चाहोगे कि कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मूव करता ही रहे। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे आ जाता है ना, इसको नहीं आने देना, इसको ऐसे ऊपर ही रखना है। जितना आप ऊपर रखोगे तभी इलेक्ट्रॉन जाते ही रहेगा। अब इन सब चीजों को कौन करता है? इन सब चीजों को करता है आपका सेल या बैटरी सर्किट में। अब बैटरी मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स और द टर्मिनल्स ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, आइए Okay. अब हम यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट पीडी, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। जब तक आप कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रखो, ये आपको ये चैप्टर में हेल्प ना भी करे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगा। ये आपके लिए कौन हेल्प करता है? ये करता है कोई बैटरी या फिर कोई सेल। सर दोनों में फर्क क्या है? बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल कैसा रहता है? सेल ऐसा रहता है सर, दिस इज अ सेल। सेल में एक प्लस साइड होता है, एक माइनस साइड होता है। प्लस साइड को हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, लंबा डंडा, ये लोअर पोटेंशियल। सर बैटरी कैसी होती है? बैटरी सेलों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये सीरीज ऑफ 3 सेल्स है ना, सेल 1, इसको हम बैटरी कह सकते हैं, बैटरी। इस बैटरी में ये प्लस है, ये माइनस है। सो ये बैटरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन करता है? क्योंकि इस बैटरी के अंदर होती है कुछ केमिकल रिएक्शंस जो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं क्या? कांस्टेंट पीडी। कांस्टेंट पीडी। जिस दिन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस खत्म हो गए, पीडी खत्म हो गया, आपको बाजार से नया बैटरी खरीदना पड़ेगा या नया सेल खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना? और जो रिचार्जेबल हैं उनमें आप रिवर्स करंट देते हो तो वो केमिकल रिएक्शन फिर से एक्साइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक चीज याद रखिए, इस पूरे प्रोसेस में बैटरी से कोई चार्ज निकाला नहीं जाता है। अब बैटरी डज नॉट गिव चार्ज और टेक इन चार्ज। अब बैटरी और अ सेल गिव्स यू ओनली व्हाट इज नोन एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा के रखने के लिए जो फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है? आपका पीडी मेंटेन करता है। तो हम यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज इज आइदर गिवन आउट और taken in by a cell और a battery। बैटरी कोई चार्ज ना तो देता है ना कोई चार्ज लेता है। ठीक है, वो सिर्फ पंप कराता है, इट जस्ट पंप्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को पंप कराते रहता है। हमारे पास एक सेल है, तो सेल हमारा कैसा है? ऐसा है, देखो ये हमारा सेल है। ठीक है ना, ये सेल का पॉजिटिव है, ये सेल का नेगेटिव है। इस चीज को और ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पॉजिटिव होता है बेटा, ये क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो कितने Yes. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया? से इट हैज अट्रैक्टेड n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया है। तो फिर हम ये भी कहेंगे कि हमारा जो नेगेटिव है ना, इसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन्स को। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा? n इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका ओवरऑल ओवरऑल ई काउंट रिमेन। Remains same. ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आया तो दिमाग लगाना, रिमेन सेम। और इस पूरे कांड को करने के लिए आपका बैटरी वर्क करते रहता है। योर बैटरी इज डूइंग अ वर्क टू मूव दिस, दैट वर्क एज पर क्लास 10 क्या था हमारा? वोल्टेज इज इक्वल टू W by Q। तो W क्या हो गया? W की वैल्यू हो गई Q into V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V। W इज इक्वल टू QV, यानी कि 1 जूल
हो जाता है आपका इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम। क्लियर? ये सब बेसिक, ये 5 बेसिक चीजें याद रखिए। कैसे कोई जी चीज सर। आइए अब हम देखते हैं कंडक्टर्स को। ये था हमारा 5 बेसिक चीज। ये है आज के स्टडी का पॉइंट नंबर ए। ठीक है, ये ए था। आइए अब बी को देखते हैं। बी में हम बात करेंगे किसकी, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहां में। बी में हम बात करेंगे कंडक्टर्स को लेके। और जब हम कंडक्टर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हम सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात तो फिजिक्स में होती ही नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होती है। तो हम बात कर रहे हैं मेटालिक कंडक्टर्स की। और हम चल पड़ेंगे ग्रेड 10 में। मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं बेटा, फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस। और ये फ्री चार्जेस कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका कॉन्सेप्ट याद है ना? मेटल्स में क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग में सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू देयर पेरेंट एटम, आवारा की हाँ तरह हाँ। डीलोकलाइज्ड। ऐसे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की एक खासियत है कि दे रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर लगा दोगे, या इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, या इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराओगे या करंट पास कराओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और अलाइंड हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारे मेटालिक कंडक्टर्स हैं, these are, what is their difference, they are electrically sensitive as compared to, थोड़ा सा ग्रेड 11 भी 12 भी पढ़ेंगे, as compared to insulators। और इंसुलेटर्स का एक और नाम क्या था, डाइइलेक्ट्रिक्स। दिस इज द न्यू वर्ड, आपने पढ़ा था उसे फर्स्ट चैप्टर में। सोचो बेटा, why do insulators don't conduct electricity? Insulators don't conduct electricity because they do not have free electrons, free charges। उनके पास तो क्या, उनके चार्जेस कैसे सर? पर आप कहना चाहते हो कि प्लास्टिक में कोई एटम नहीं है, एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है बेटा, दैट्स अ बाउंड चार्ज। अ बाउंड चार्ज कैन नॉट मूव। बट हाउएवर इन मेटालिक कंडक्टर्स, जो हमारी मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वहां पे हमारा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, डीलोकलाइज। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आर अपार्टमेंट हैज गॉट अ व्हील चेयर that does not belong to any flat, but everyone is allowed to use it, everyone has contributed to it। Yeah. Sea of electrons were contributed by all the atoms, but no atom owns any electron of that sea of electrons. So those are delocalized electrons. Whenever an external stimulus in the form of a current or a PD is given, then what happens? These electrons respond to it. Whereas in the case of dielectrics, there is no such response, because dielectrics are themselves having no free charges. Who will respond to those? ठीक है ना? आइसक्रीम वाला मेरे घर के बाहर से चिल्ला चिल्ला के जब जाता है, मेरे घर में खलबली तभी मचेगा जब बच्चे हैं। अगर मेरे घर में आइसक्रीम पसंद करने वाले लोग ही नहीं है, आइसक्रीम वाला जितना भी हल्ला करे, मेरे घर में कोई खलबली मचेगा ही नहीं। जस्ट लाइक दैट। ठीक है ना? राइट, यू अंडरस्टूड? ठीक है। आप कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अबाउट कंडक्टर्स, और ये सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब अभी कोई करंट पास नहीं कर रहा है इनसे, it's a standalone conductor in electrostatic condition। ये word mention रखिएगा, in electrostatic condition the net electric field intensity, the net electric field intensity inside a conductor becomes zero। ये हम समझेंगे अभी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर बिकम्स जीरो। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा ऑफ कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर का टुकड़ा, ठीक है ना? इस कंडक्टर के टुकड़े को मान लीजिए एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक्सपोज करके रखते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इस तरफ जा रहा है।
कंडक्टर के अंदर, दिस इज अ कंडक्टर, तो इसके अंदर क्या रहेंगे, फ्री चार्जेस रहेंगे। सारे पॉजिटिव चार्जेस किस साइड चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले, के साइड, सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएंगे। क्या ऐसा करते करते इसके अंदर में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर भी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, सुनो मेरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली इंक्रीज होगा, तो हमारा जो ई है ना, ई क्या होगा, इनिशियली बिल्ड्स अप। ई क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनिशियली बिल्ड्स अप, देन क्या होगा, देन ये जाके मैच कर देगा, और मैच करेगा किसको, मैच करेगा इस ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कर देगा, ई एक्सटर्नल को मैच कर देगा। अब हमारा ई नेट क्या हो गया, आप खुद ही सोचो, हमारा ई नेट हो गया है 0 इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में उसके अंदर जो ई नेट है वो 0 हो जाता है। अगर ये 0 है तो हम लिखेंगे नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exist inside a conductor, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, एज E net is equal to 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं इनसाइड द कंडक्टर। अब लेकिन सरफेस को देखो तो सरफेस में चार्ज आ गया, लेकिन तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आइदर ओरिजिनेट और टर्मिनेट फ्रॉम or on surface, they either originate from the surface or terminate from the on the surface in a metallic conductor। ये क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ, do you think that a metallic conductor, what is the electric field inside a metallic conductor in a electrostatic state, 0? What is the electric field lines, no electric field lines, but are there electric field lines, yes, there can be electric field lines which will be coming out of the metallic conductor if it was, देखो अब आप सोच लो, एक स्फीयर ले लो, उस स्फीयर में अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो कहाँ रहते हैं, सिर्फ सरफेस में रहते हैं, तो बाहर की तरफ आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्जेस है तो सरफेस में रहेंगे, सब सरफेस में रहता है, सरफेस में रहेगा तो अंदर की Sir, so how were such things discovered कि they're not going through but on the surface? काल्पनिक, बस सिंपल सी चीज है। So I mean it's not been proved पक्का कि ऐसा है। based on an understanding and nothing contradicts the understanding। So इलेक्ट्रोस्टैटिक्स until something contradicts, it's okay. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सिर्फ 2 नेचर ऑफ चार्जेस को देख सकते हैं, उसके अलावा बाकी सब हाइपोथेटिकली स्टडीड आउट चीज है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका नेक्स्ट वाला कंडीशन देखते हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, फिर से इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, द नेट चार्ज, ये थोड़ा गॉस लॉ के साथ अभी मैच कर जाएगा, ऑलवेज कम्स आउट to the outer surface of the conductor, outer surface of the conductor। देखो इसको कैसे समझेंगे, इसको हम ऊपर वाले के साथ ही समझेंगे। ये हमने कहा इसमें कैसा है, देखो E इनसाइड क्या है, E इनसाइड इज इक्वल टू 0, अभी अभी आपने कहा, ठीक है ना, देयर इज नो E इनसाइड इज 0। तो आपका गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर E इनसाइड 0 है तो Q इनसाइड भी 0 ही होगा, दैट मीन्स Q गया कहाँ, सारे Q आ गए हमारे सरफेस पे आ गए। तो इसीलिए आप जब गॉसियन सरफेस लेते हो, यू एनक्लोज दैट एंटायर ऑब्जेक्ट फॉर विच यू आर स्टडिंग, उसको एनक्लोज करके, उसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, E इनसाइड 0 है तो Q इनसाइड भी 0 हो गया। नंबर 3, in electrostatic condition, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
अगर सरफेस से ओरिजिनेट करते हैं और सरफेस में ही टर्मिनेट करते हैं तो फिर वो कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। देखो इसी के बेसिस में आपने सब गॉस लॉ के ये सब प्रूफ किए थे। नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस से निकलता है बाहर, नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। And the last, this is also very important for short answer. In electrostatic condition, the whole volume of the conductor is equipotential. Volume of the conductor, क्योंकि equally radiate out या radiate in होगा. Whole volume of the conductor is an equipotential surface. ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने देखा कंडक्टर जो होता है उसमें फ्री चार्जेस रहते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अलाइंड हो जाते हैं। सो इट्स इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव substance as compared to insulators or dielectrics, ठीक है ना। और इसमें क्या रहता है? they immediately start moving and responding to that external potential. इनके कुछ conditions देखते हैं। If you have a electrostatic condition, then a conductor does not have the net electric field in a conductor is always E net is always 0 inside a conductor, because बाहर के electric field को देखते ही अंदर एक electric field build up होना शुरू होता है, and it builds up till the moment it is equal to the opposite. So ultimately the net electric field is 0. So if there is no electric field inside conductor, there are no electric lines of forces. Net charge comes out to the surface. So all the electric field lines now either operate out of the charge, out of the surface, or operate inside the surface in a normal manner. And you should also understand that since the electric field inside the conductor is 0, it means the net charge inside the conductor is also 0. ये अपना गॉस लॉ का ही एक्सटेंशन हो गया। ये हो गई हमारी कहानी किसकी? कंडक्टर्स की। अब हम सी टॉपिक पे आते हैं और सी टॉपिक would talk all about dielectrics and polarization. Dielectrics and polarization. Polarization का मतलब क्या है? किसी के प्रभाव में आके किसी चीज का बिहेवियर दिखाना। जैसे हम कहते हैं यहाँ इलेक्शन में पोलराइज वोटर्स रहेंगे। पोलराइज वोटर्स का मतलब है ये वोटर्स या तो जाति, धर्म, भेद, लिंग जो भी है उसके बेसिस में वोट कर देंगे आपको। दे आर पोलराइज्ड, ठीक है ना। यहाँ पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले वी गोना अंडरस्टैंड अबाउट डाइलेक्ट्रिक। फ्लो चार्ट में समझेंगे इसको, बाकी आप ऐसे इनको पढ़ने से ही काफी है। डाइलेक्ट्रिक्स थोड़ा सा हाईफाई नेम हो गया, इन्हीं को आप बचपन में पढ़ते थे इंसुलेटर्स के तौर पे। ये बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा बेटा, ये बिल्कुल कंडक्ट, देखो जो थोड़ा कंडक्ट करता है वो बैड कंडक्टर कहलाएगा। बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, एक्सीलेंट कंडक्टर। तो फिर आइडियल इंसुलेटर्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है ना। आइडियल इंसुलेटर्स क्योंकि क्यों नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल कंडक्ट नहीं। आपके प्लास्टिक इज एन आइडियल इंसुलेटर, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आइडियल कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि सब में थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। तुम पूरा ओबीडियंट चाइल्ड हो क्या? नहीं होना, उसी तरह है ना। आइडियल कंडक्टर नहीं रहता है। आइडियल तो कोई चीज नहीं, पर इंसुलेशन में फिर भी आपको दिखता है क्योंकि आपको करंट नहीं आता है, लेकिन आइडियल कंडक्टर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसलिए कुछ कंडक्टर्स लो टेम्परेचर में एकदम जीरो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, उन्हें हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं। नाउ डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है इंसुलेटर्स, और इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनके पास है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सीधी बात, नॉन मेटल्स में और जहां कोवेलेंट बॉन्डिंग देखा जाता है वहां हम इनको कहते हैं इंसुलेटर्स। लेकिन वहां फिर अगर आप ग्रेफाइट को देखो, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है और वहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम एज मटेरियल स्टडी करते हैं, एज मटेरियल्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या हो सकता है सर? प्लास्टिक हो सकता है, पॉलीमर हो सकता है, कोई ग्लिसरीन हो गया, कोई रबर हो गया।
तो मटेरियल के हिसाब में जब देखते हो, इन मटेरियल्स के अंदर दो तरह के हमें क्या कहें कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। कुछ डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल से बनते हैं। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? और कुछ बनते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। आप कह सकते हो सर कुछ डाइलेक्ट्रिक्स हमने दोनों, पोलर का मतलब आप समझे हो, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर, ये देखो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या, जैसे हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर में एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6, ये हो गया 1 2 और ये 3 4, ये ऑक्सीजन का पांचवा, ये उसका छठा। क्या कर लेता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना यहाँ पे, और एक और हाइड्रोजन के साथ देखो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्या है, ये स्केच पेन शेयर हो रहा है मेरे और तुम्हारे बीच, लड़ाई तो होगी, लड़ाई होगी, स्केच पेन रात को कौन अपने घर पे रखेगा, तब उसमें कहता है। तो ऑक्सीजन कैसा रहता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई उसके तरफ तो वो वो क्या ऊपर करेगा, जाएगा। ये वो इस शेयर्ड पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और उसमें यहाँ से आ गया एक डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। इस तरह ये जब आएगा यहाँ से भी होगा डेल्टा नेगेटिव और यहाँ होगा डेल्टा पॉजिटिव। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये पोलर बन गया है। पोलर बनते ही क्या करेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन जो कि है डेल्टा पॉजिटिव, अब उसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ऐसे बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है ना, ऐसे। सो इसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और पोलर का केस कैसा रहता है, जैसे आप केमिस्ट्री में सोल्यूबिलिटी पढ़ोगे, लाइक्स डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व, लाइक्स डिसॉल्व लाइक। तो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक आएंगे ना, इसमें दो तरह, देखो ये डाइलेक्ट्रिक आयनिक बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में अभी आप बोलोगे सर नॉन पोलर कैसा है, नॉन पोलर जैसा कौवा कौवे को कभी नहीं खाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉन पोलर है, इनमें कोई लड़ाई नहीं है, इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे ही पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसे दिखेगा, जैसे वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल है ना, इसमें प्लस दिखेगा, इसमें माइनस दिखेगा, माइनस दिखेगा, प्लस, कभी कभी बैलेंस भी हो जाता है। तो अब बात आती है, डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह की होती है, एक पोलर होती है और एक नॉन पोलर होती है, ठीक है ना। अब इसको लेके कहानी देखते हैं। ये पहला चीज आपको समझ में आया डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ये था डाइलेक्ट्रिक की पहली कहानी। आइए डाइलेक्ट्रिक की दूसरी कहानी देखते हैं। उठाओ एक डाइलेक्ट्रिक, अभी उठाओ एक डाइलेक्ट्रिक, और इस डाइलेक्ट्रिक को आप प्लेस करो, इसमें प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस कर दो इस डाइपोल को, डाइलेक्ट्रिक को। जैसे ही आप प्लेस करोगे, इसके स्टडी को हम दो अलग अलग भागों में देखेंगे। एक होगा पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाले, और एक में हम पढ़ेंगे पोलर वालों को, पोलर मॉलिक्यूल्स को। जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, ये स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रेच्ड, ये जो स्ट्रेच होते हैं। लेकिन जो पोलर वाले होते हैं, ये एकदम साथ साथ चापलूस बन जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये विल गेट अलाइंड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मुताबिक अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसको डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक था, और हम अभी सिर्फ पोलर वालों की बात करेंगे। तो हमारे डाइलेक्ट्रिक में कैसा रहता है बेटा, मॉलिक्यूल्स, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये रैंडम ओरिएंटेशन में है, रैंडम है। इसको हम कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक, यानी कि ये है नॉर्मल कंडीशन में। और मान लो अब आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी इसमें, इस पोलर इलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ले आए, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये है हमारा ई, ये हमारा ई। अब हमें क्या दिखेगा, अब हमें दिखेगा कि ये सारे जो है ना, ये सारे ऐसे
बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे, ऑल द मॉलिक्यूल्स विल गेट अलाइंड। किस तरह से? इस तरह से अलाइंड हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे अलाइन हो गए, और अलाइन होने के बाद जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है उसके मुताबिक बिहेवियर दिखाएंगे, यानी कि इस साइड में एक प्लस साइन, पूरा प्लस डेवलप हो जाएगा, और इस साइन में क्या डेवलप हो जाएगा? निगेटिव्स डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स गेट अलाइंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, polar molecules get aligned to electric field। ठीक है, ये देखो नॉन पोलर स्ट्रेच होते हैं, पोलर गेट अलाइंड। यहाँ पे एक और चीज हमें देखना है, इन दोनों ही केस में क्या होगा? एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों साइड में ही चार्ज है, वो स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच मतलब कैसा हुआ? देखो मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो गया तो भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, और नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल रिजल्ट्स। लेकिन स्टडी ज्यादातर हम पोलार्स को करेंगे, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स गेट अलाइंड। और ये जो प्रोसेस है, हमने क्या किया? पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाइन कर दिया, किसके मुताबिक सर? हमारे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के मुताबिक। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसी प्रोसेस को हम कहेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, हमने पोलराइज कर दिया इसको। समझ में आया? एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, और इसका वैसे पूछता नहीं है, अगर आप मैथमेटिकली जानना भी चाहो तो पोलराइजेशन का मैथमेटिक डेफिनेशन है, पोलराइजेशन इज सेड टू बी नेट डाइपोल मोमेंट। जो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा होगा, नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब जरा इस डिराइवेशन को देखो, एक एक लाइन का है। व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। हमें अभी पता नहीं है कि ये सरफेस का चार्ज कितना है, तो हम ये लिख लें, इसमें हम लिख लें ऐसे, चार्ज इनटू डिस्टेंस। यही तो डाइपोल मोमेंट होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब चार्ज कैसे जानेंगे? नहीं पता। से सपोज सिग्मा पी इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, ठीक है ना, सरफेस चार्ज। सिग्मा पी को क्या लिखते हैं? सिग्मा पी इसको लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो। तो फिर आपका टोटल चार्ज कितना है? ये हो गया, दिस मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल गिव यू टोटल चार्ज, राइट है कि नहीं? जी सर। ऐसे ही जी बोल रहे हो। चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर आपको चार्ज देखना है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस डी है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट और लेंथ डी। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे, पोलराइजेशन इज बेसिकली सिग्मा पी। पोलराइजेशन इज सिग्मा पी, चार्ज डेंसिटी। और एक और चीज है, ये पोलराइजेशन हमें बताओ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें तो ये पोलराइजेशन रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं। जितना ज्यादा बाहर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर मान लो मैकडॉनल्ड्स ठेले में बिक रहा है आजकल, मैकडॉनल्ड्स करके बच्चे और भी ज्यादा उतावले हो जाएंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन को हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी कि इसको इक्वेट भी करना चाहिए। इसको एक कांस्टेंट, हालांकि आए नहीं आए जान लो, इसको हम जाई ई कहते हैं इनटू ई, एंड दिस इज नोन एज, जैसे अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है विरोध करना, विरोध करना, है ना? अच्छा। देखो बाहर मैकडॉनल्ड्स का ठेला खड़ा है, अंदर के बच्चों की जो भक्ति है ना मैकडॉनल्ड्स के प्रति, वो क्या रहेगा? एक पैदाइशी भक्ति उनके अंदर है, ठीक है, और बाकी है कि वो मैकडॉनल्ड्स वाला कितने जोर से चीख रहा है।
तो ये जाई को हम कहते हैं द भक्तिपना ऑफ मैकडॉनल्ड्स फॉर द चिल्ड्रन टुवर्ड्स मैकडॉनल्ड्स। So it varies for इट वेरीज फ्रॉम बच्चा टू बच्चा। इसका bacha, but it's same for the same bacha. इज फॉर द सेम है, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस होता है विरोध करना, ये है आपके अंदर पैदाइशी भक्तपना जो है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। बस मैथ्स नहीं आता इसमें, जान के रखना। अगर ससेप्टिबिलिटी हाई है तो इस भक्त को कन्वर्ट कर लेना आसान रहेगा। थोड़ा सा बाहर मैकडॉनल्ड्स की घंटी बजाओ, ये आ जाएगा खाना खाने। दैट्स द वर्ड। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो इस भक्त के थ्रू ज्यादा पोटेंशियल पास करवाना पड़ेगा अगर करंट जाना है। दैट्स ऑल अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है। Sir, ये जो constant value, is it similar to all? It is like within Sanjeevani she has one susceptibility. Sajeev has a different susceptibility. So does it vary very largely, or is it less? Yeah, it may vary largely. इसलिए हम किसी भी, so if you bring a conductor will show high susceptibility. Sorry, yeah, high susceptibility. Yeah, its tendency to get polarized is very high conductor में, ठीक है ना। कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम रहेगा, इंसुलेटर में ससेप्टिबिलिटी कम रहता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। जब कोई चीज कम रहता है उसको स्टडी करना जरूरी है, मतलब कितना कम में इंपैक्ट करता है। इसलिए हम कंडक्टर में रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं, क्योंकि कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम मिलता है, इंसुलेटर में ससेप्टिबिलिटी कम मिलेगा ना। बताओ ऐसा कोई इंसुलेटर जो भक्ति दिखा देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर तो उससे हम स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे तो शॉक नहीं खा जाएंगे क्या? उसकी ससेप्टिबिलिटी बड़ी कम होती है। तो हम जब किसी इंसुलेटर, मान लो मैं एक इंसुलेटर बना रहा हूँ एक स्क्रू ड्राइवर को, उसको थोड़ा हाई टेम्परेचर में यूज करूंगा, वहां अगर उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाए, टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ऑल, अगर बढ़ गया तो उस स्क्रू ड्राइवर को मैं हाई टेम्परेचर में काम नहीं कर सकता, मुझे शॉक लग जाएगा मुझे। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर, ससेप्टिबिलिटी। आई वांट अ वेरी वेरी डिसोबीडिएंट चाइल्ड, सो आई विल स्टडी व्हाट डिसोबीडियंस, तो उसमें भड़के पर आया, मैं उसका ओबीडियंस स्टडी कर रहा हूं। अगर कभी उसने अंग्रेज सरकार के सामने मुंह खोल दिया तो उसकी ओबीडियंस को स्टडी करना जरूरी है। और मैं अभी स्टडी कर रहा हूं एक ओबीडियंट चाइल्ड को, तो ओबीडियंस तो है ही उसमें, मैं उसके डिसोबीडियंस को स्टडी कर, अगर कभी उसने मेरे साथ गद्दारी कर दिया तो। इसीलिए कंडक्टर में रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, इंसुलेटर में ससेप्टिबिलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे थर्ड में, सी। और सी टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस के ऊपर। सी इज ऑल अबाउट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आज हम डिराइवेशन नहीं करेंगे, आज हम हो सके तो सीरीज पैरेलल वाला देखेंगे। उसमें एक और क्लास में हो जाना चाहिए डिराइवेशन एंड सम मोर न्यूमेरिकल्स वी विल डू। ठीक है, कैपेसिटर होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। कैपेसिटर होता है एक डिवाइस, अब इसको आप सीख लेना। इट इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है। पहले कैमरास में फ्लैश होता था, पहले आप फ्लैश को ऑन करते थे ना, दैट्स बिकॉज ऑफ कैपेसिटर, आपका चार्ज होकर रहता है, बट पटाख से चार्ज को थ्रो करता है, आपका फ्लैश ग्लो करता है, दैट्स अ कैपेसिटर। अ कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज एंड स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कैपेसिटर बनता कैसे है, आइए देखते हैं। कैपेसिटर बनने के लिए बहुत आसान सा सेटअप है। देखो पहले समझो, फिर ड्राइंग करोगे तो आप, दो मेटालिक प्लेट है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास दो मेटालिक प्लेट है। इन मेटालिक प्लेट्स को मैंने क्या किया, इन मेटालिक प्लेट्स को मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया और इनको अलग एक टर्मिनल से वोल्टेज देना शुरू कर दिया। इसको मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट किया। जैसे ही आपने इसको पॉजिटिव में कनेक्ट किया, अब देखो सोचो, आपने इसको पॉजिटिव में कनेक्ट किया, ये प्लेट इस साइड में आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इस प्लेट के आउटर सरफेस के जितने पॉजिटिव्स हैं वो रिपेल हो जाएंगे, वो रिपेल होके क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद तो ब्रेक है सर्किट में, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूं, नेगेटिव यहाँ पे मैं, अच्छा रिपेल करके ये क्या करेगा, ये रिपेल करके थोड़ी देर बाद कैसा करेगा, सारे जो नेगेटिव चार्ज है उस साइड के, ये इंडक्शन से इनको अपनी तरफ पुल करेगा दूसरे वाले प्लेट के। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है,
लेकिन पुल करके मैं चाहता हूं ये कंटिन्यूअस पुल रहे, मतलब एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। अभी देखो इनके बीच में एक हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस रहे, तो मैंने इसको रखने के लिए क्या किया, इसको और क्या कर दिया, इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते ही क्या हुआ है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो इसका जो आउटर सरफेस है वो सारे नेगेटिवों को कहता है जाओ तुम उधर ही रहो, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इट इज अ एक्सेप्टेड लव मैरिज बाय द फैमिली जैसा है। देखो इस साइड का लड़का उस साइड के लड़की को अट्रैक्ट करके रखा है, और नेगेटिव घर वाले भी कहते हैं जाओ ना तुम खिड़की के सामने खड़े रहो, वो तुम्हें देख रहा है और जाओ। तो इट्स अ वेरी लाइकेबल कंडीशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, आपको एक वोल्टेज मिल जाता है, डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आइए इसको लिखते हैं अभी। अब धीरे धीरे इसमें होता क्या है, टू मेटल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, two metal objects are placed at some distance। थोड़ा सा दूरी कर दो इनके बीच में। इसके बाद क्या करो, इनके बीच के स्पेस के बारे में बात करेंगे। सर स्पेस बिटवीन को क्या करें, स्पेस बिटवीन को हम ना, क्योंकि हम चार्जेस को आने नहीं देना चाहते हैं, तो किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दो, या फिर किससे फिल कर सकते हैं, एयर से भी फिल कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक या एयर से हमने फिल कर दिया, समझ में आया। अब क्या Yes, करेंगे, sir. अब अप्लाई करेंगे एक वोल्टेज V, कहां पे, टू द प्लेट्स। ये V करते ही क्या होगा, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एक्चुअली देखो यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन है। ये देखो आपने अभी भी कहा सर पॉजिटिव चार्ज बाउंड होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव कैसे करते हैं। पॉजिटिव मूव नहीं करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड खींचे चले रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स खींचा हुआ है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, समझो समझो, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ये नेगेटिव है तो ये क्या करता है, नेगेटिव है ना, यहाँ मूवमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड में मूव करा के इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। क्लियर, Yes, sir. ये हुआ हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स होगा। और सबसे खास बात, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होगा बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो आओ डायग्राम को थोड़ा सा ठीक करते हैं। इधर अगर मैंने प्लस कैपिटल क्यू लिखा तो इधर नेगेटिव कैपिटल क्यू लिखना जरूरी है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैथमेटिकली बात करेंगे। द चार्ज दैट अपीयर्स ऑन बोथ द चार्जेस, अगर हम Q की बात करें, अभी थोड़ा समझ लो, दिस Q किसने पैदा किया बेटा, Q को पैदा किया ये एक्सटर्नल वोल्टेज V ने पैदा किया, है ना, V ने पैदा किया। जी। तो दिस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और Q कैन बी रिटन एज अ कांस्टेंट C इंटू V, जहां C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, और इसकी जो SI यूनिट होती है उसको हम कहते हैं फैराड। और डिफाइन कैसे करते हैं, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 voltage. The capacitance between two plates is said to be 1 farad if a charge of 1 coulomb is developed on either plates due to a potential difference of 1 volt maintained across the plates। ठीक है ना। जी सर। अच्छा, बाजार में जब आप खरीदने जाओगे तो इसका फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है बेटा, तो हमें मिलता है माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ये सब में मिलता है। ये है 10 to the power -6, 10 to the power -9, और ये है 10 to the power -12। और जो हम फैन वगैरह में लगाते हैं ना वो सब मेगा फैराड होता है, MF फैराड, तो उसमें कैसा रहता है 10 to the power 6, ये सब फैन में आता है। कैपेसिटर का सिंबल होता है ऐसा,
ये है टिपिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे पढ़ेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आज नहीं पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कैन बी पोलर, नॉन पोलर। तो कैपेसिटर में एक साइड में हमारा एक चार्ज रहता है, आप पोलर की बात कर रहे हैं हम, एक प्लस और एक माइनस रहता है हमारा। यहाँ क्वेश्चन आता है, ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला वर्ड याद रखिए, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री फीचर्स, इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा? साइज क्या है प्लेट के, शेप क्या है प्लेट के, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और डिपेंड करता है किसमें? मीडियम बिटवीन प्लेट्स। मतलब क्या डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हो और प्लेटों का ओरिएंटेशन वगैरह कैसा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास कोई सिंगल प्लेट है, सिंगल प्लेट है, क्या सिंगल प्लेट इज ऑल्सो अ कैपेसिटर? सर ऐसा कैसे? आपने कहा दो दो प्लेट होना चाहिए। ये मान लो हमारा सिंगल प्लेट है, कैसा? ये हमारा सिंगल प्लेट है, ठीक है ना, इसको भी हम कैपेसिटर कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कैपेसिटर। सिंगल प्लेट कैसा? सिंगल में एक वर्ड डालेंगे, सिंगल चार्ज्ड, सिंगल चार्ज्ड मेटालिक प्लेट, इसे हम कैपेसिटर समझ सकते हैं। कैन बी कंसिडर्ड एज अ कैपेसिटर, मतलब इसमें चार्ज ले लो, एक प्लस डाल देते हैं इसमें। एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है ना? नहीं, दूसरा वाला प्लेट तो है ही नहीं, सिंगल प्लेट। मतलब द सिंगल प्लेट का नहीं दूसरा नहीं, साइड विल बी। इसमें एक फर्क है, इसमें यही फर्क है कि दूसरा प्लेट जो है वो इंफिनिटी में है। तो काल्पनिक स्टोरी ना, दूसरा प्लेट हमारा इंफिनिटी में है और सेकंड प्लेट इज एट इंफिनिटी। Second plate is an infinity. Single metal charge plate can also be considered as a capacitor. The second plate is at infinity. तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, here V को हम क्या बोलेंगे? V is the potential difference between the two plates. V is potential of charged metallic plate, क्योंकि उसका पोटेंशियल तो जीरो है, charged metallic plate, ठीक है, with respect to other body at infinity. दूसरे बॉडी को इंफिनिटी में रख दो। दो चीजें फट फट करके प्रॉब्लम्स लग देंगे। नाउ कॉम्बिनेशन ये है, ये हमारा कैपेसिटर्स हम पढ़ रहे हैं सी और डी में। अभी हम देखते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, वही जैसे रेजिस्टेंस का देखते थे क्लास 10 में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, हल्के हल्के कर सकते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं जरा देखो। नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन। और चीज को समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा रहेगा? ये हमने एक कैपेसिटर लिया, उसको हमने एक और कैपेसिटर से लगाया, एक और कैपेसिटर से लगाया, देखो, और इस चीज को हमने वोल्टेज दिया, जैसा आप बिल्कुल करते थे रेजिस्टेंस में। वहां पे क्या देखो, 10 में क्या करते थे? 10 में ऐसा होता था, देखो 10 में कुछ ऐसा रहता था, 10 में ऐसा रहता था, देखो यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, याद है? वैसे ही कैपेसिटर्स को लगाएंगे। ये कैपेसिटर्स हमारे कौन कौन है? C1, C2 और C3। वोल्टेज कितना दे रहे हो? V वोल्टेज हम इसमें दे रहे हैं, सर्किट में V वोल्टेज दे रहे हैं। अब जरा देखो, इसको समझ लो एक बार, जरा समझो, इस पे गौर करो संजीवनी। ये जो है ना, ये बेसिकली, ये चीज बेसिकली कुछ ऐसा चीज है, ठीक है ना। हम सिर्फ एक डंडा दिखा रहे हैं, ऐसा है, मतलब इसको एक इनर प्लेट है, इनर सरफेस है, एक आउटर सरफेस है। अब सोचो, अगर यहाँ पॉजिटिव है, देखो इस चीज को देखो, तो यहाँ भी पॉजिटिव है, समझ में आया? Yes, sir. Positive will repel you in such a manner, this positive will repel all the positives. किसके positives को repel करेगा?
it will repel all the positives of the first plate from the outer to the first plate's outer surface. मतलब फर्स्ट प्लेट का आउटर सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट प्लेट का आउटर सब पॉजिटिव हो जाएगा और फर्स्ट प्लेट का इनर सब कैसा हो जाएगा, सेकेंड प्लेट में नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं क्या यस ऐसा कह सकता हूं, यहाँ आपको प्लस क्यू दिखेगा, यहाँ आपको माइनस क्यू दिखेगा। समझ रहे हो क्या चीज कह रहा हूँ? यस सर। अच्छा फिर से एक बार समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं है। ऐसा है, देखो ये C1 है, जस्ट समझने के लिए ये C1 है। C1 में कौन आके लगा, देखो देखो देखो, बार बार देखो, और ये C2 है, ठीक है, एक समझा देता हूं नहीं तो ये C2 है, ठीक है, जैसे C2 ये C2 है। C1 में कौन लगा, देखो प्लस लगा, प्लस ने अंदर सब में प्लस धकेल दिया, ठीक है ना, ये बन गया क्या, ये बन गया प्लस क्यू, एग्रीड। और इसी कारण से इक्वल चार्ज इसमें आ जाएगा नेगेटिव क्यू। अब इसके ऑपोजिट साइड में क्या लगा हुआ है ये बता, इसके ऑपोजिट साइड में सारे प्लस लगे हुए हैं, ये प्लस से कनेक्ट होके यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वही स्टोरी, ये अगर ऐसा एक प्लस यहाँ है, ऐसा एक प्लस यहाँ भी है, तो यहाँ सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टोरी क्या हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, फिर यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। तो अगर आप देखो इट इज द सेम क्यू, इट इज द सेम क्यू हियर, हियर एंड हियर, ठीक है। रेजिस्टेंस में आप क्या पढ़ते थे, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो सीरीज में हम क्या बोलेंगे, नंबर वन चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स। बस अब पहला कैपेसिटर को हम कैसे लिखेंगे, पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, पहले कैपेसिटर के लिए लिखेंगे Q इज इक्वल टू C1, और देखो सीरीज कनेक्शन है तो वोल्टेज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, V1 V2 V3, बिल्कुल क्लास 10। पहला कैपेसिटर के लिए क्या आ जाएगा, चार्ज, चार्ज आ जाएगा, कैसा आएगा, चार्ज इज इक्वल टू, अभी अभी आपने देखा चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो C1 V1, फिर आपकी Q कैसी हो जाएगी, Q हो जाएगी आपकी C2, और फिर क्या हो जाएगी V2, है ना। तीसरे में भी चार्ज क्या हो जाएगी, C3 V3। अच्छा हम ये लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लिख सकते हैं ना। यस सर। अब टोटल वोल्टेज को चेंज करो, V1 को क्या लिख सकते हैं सर, Q बाई C1 लिख सकते हैं सर, Q बाई C2 लिख सकते हैं सर, Q बाई C3। ये तो तुम्हारा क्लास 10 हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। सारे Qs को इस साइड में ले आओ और इसको कर दो V बाई Q कर दो, तो ये कितना हो गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, है ना। और ये चीज क्या है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C, ठीक है ना। इज इक्वल टू, ये समझ में आया तो बेटा, यस सर। इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, और इसका मतलब है कि अगर हम 1/C करें तो वो होता है V/Q, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डेफिनेशन फॉर सीरीज। बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस में होता था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ अच्छा, और इसका पैरेलल देख लेते हैं फटाक से और फिर आज रख देंगे, और न्यूमेरिकल्स अगले क्लास में करेंगे। अब आइए नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में उल्टा होगा रेजिस्टेंस का, जस्ट इसका उल्टा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसा देखते हैं, हमने एक कैपेसिटर लगाया, हमने एक और कैपेसिटर लगाया, हमने एक और कैपेसिटर लगाया, इन सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, किसके अगेंस्ट में, एक पोटेंशियल के अगेंस्ट में, ठीक है ना। ये है हमारा एक पोटेंशियल हमने दिया इसमें, और ये पोटेंशियल कितना है, ये V पोटेंशियल है। अब लेकिन चार्जेस विल बी इंडिपेंडेंट, इसका Q1 रहेगा, इसका Q2 रहेगा,
इसका Q3 रहेगा। पर आप क्या जानते हो, पैरेलल में वोल्टेज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी वोल्टेज भी ये V और कैपेसिटेंस एक एक की क्या है सर, इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। तो आइए लिख लेते हैं। नाउ let us go by the formula. Charge developed is always directly proportional to voltage. That means charge is equal to C into V, right? Or V can be written as, or sorry, charge can be written as C into V. That's fine. Okay. So can we write what is charge Q1 equal to? Sir, charge Q1 is C1 into V. What is charge Q2 equal to? Sir, C2 into V. What is charge Q3 equal to? Sir, C3 into V. What is the net charge? Net charge Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. If you want to do Q1 plus Q2 plus Q3, put their values. Sir, this is C1V plus C2V plus C3V. And what is this Q? This is the overall charge of the system, which is equal to overall equivalent capacitance into voltage. So now you take the voltage out, the equivalent capacitance C is given by C1 plus C2 plus C3. And this is the combination in पैरेलल, ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस, याद रखना। यस सर। ये सीरीज में है और इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, सीरीज और ये पैरेलल। हमें अब सिर्फ एक डिराइवेशन देखना है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वी नीड टू डू सम प्रॉब्लम्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल, and energy stored in a capacitor. In your syllabus the derivation is taken off, only the formula is required. So based on that formula we will do some numericals. That will be one more class and we should be able to end this chapter. ठीक है? Yes sir. समझ में आ गया? पैरेलल कभी भी डेरिवेशन में मिस्टेक हो रहा है तो हमेशा आप वो पेरेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला याद रखिए। हाँ। ये चार्ज पैदा कैसे हुआ? वोल्टेज के लिए पैदा हुआ, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको याद रखिएगा। राइट, so we meet in the next class and we carry this forward. We have got one more derivation left, which is a 5 mark easy question, करने से आ जाता है, and we'll do few problems on this.